हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे पॉलिटी पोडो पे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम इस टाइम पे अपने चैनल पे लेक्चर सीरीज़ तथा एमसीक्यू सीरीज़ देख रहे हैं। तो एमसीक्यू जो हम देख रहे हैं वो इंडियन पॉलिटी पे। तो इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू करके हमने प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें हमने अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के पार्ट 1, पार्ट 2 को देखा है। प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो है हमने क्वेश्चन किया है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया है। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसी सीरीज में आज हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और सिटीजनशिप जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तथा आपको पता होगा हमने अभी लेक्चर सीरीज में एक मैराथन लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जो कि 85 मिनट का है। आप उसको ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप पूरे 85 मिनट में अगर आप कंसंट्रेशन के साथ ध्यान देके अपना वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज एनहांसमेंट होगा। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू ऑन द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और सिटीजनशिप पे। तो पहले हम स्टार्टिंग में थोड़े जो प्रोविजंस हैं उसको देख लेते हैं, एक बार को गो थ्रू कर लेते हैं जिससे कि बाद में क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो पार्ट 1 जो है उसमें आर्टिकल 1 से 4 तक आता है जो कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से डील करता है, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो आर्टिकल 1 जो है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन से डील करता है। आर्टिकल 2 जो है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स से डील करता है। आर्टिकल 3 जो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ एक्जिस्टिंग स्टेट से डील करता है। तो ये सारे प्रोविजन रहे पार्ट 1 के। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। तो क्वेश्चन पहला है इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इज डेल्ट। तो पूछ रहा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कौन सी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में है। अगला क्वेश्चन है इंडिया दैट इज भारत शैल बी। तो पूछ रहा है जो आर्टिकल 1 में ये बात लिखी हुई है इंडिया दैट इज भारत शैल बी, तो वो क्या होगा? यूनियन ऑफ यूनियन टेरिटरी और स्टेट होगा कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा कि यूनियन ऑफ यूनियन टेरिटरी होगा कि टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। यहाँ पे यूटीज नहीं है, केवल यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। आप ध्यान देखेंगे इसलिए मैंने नोट में लिख दिया है द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स ओनली। जब भी बोलता है वर्ड आर्टिकल 1 में जो वर्ड यूज किया गया है यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसमें केवल स्टेट्स आएंगे, ना कि यूनियन टेरिटरी। तो अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू स्टैब्लिश द न्यू स्टेट। पूछ रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं तो उसमें एक नया स्टेट बनाने की जो पावर है वो किसके पास है? तो नया जो स्टेट बनाने की पावर है एम्पावर किया गया है वो पार्लियामेंट को, यानी कि संसद को। अगला जो क्वेश्चन है विच आर्टिकल डिस्क्राइब द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज ए यूनियन एंड नॉट एज ए फेडरेशन थ्रो दो द वर्ड यूज आर इंडिया दैट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। बोल रहा है कि जो हमारे कौन सा आर्टिकल है जिसमें इंडिया दैट इज भारत जो वर्ड है यूज किया गया है, मतलब सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है, इवन दो जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है यूनियन एंड नॉट एज ए फेडरेशन है। तो ये आर्टिकल 1 में ये बात की गई है इंडिया दैट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। द नेम ऑफ द यूनियन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पूछ रहा है कि जो यूनियन का नेम दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या है? हमारे देश के लिए कौन-कौन से वर्ड्स यूज़ किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफ़िशियली? तो ऑप्शंस में देखेंगे आप इंडिया और हिंदुस्तान दिया हुआ है, इंडिया और भारत, हिंदुस्तान और भारतवर्ष और इंडिया और आर्यावर्त। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया और भारत हो जाएगा, क्योंकि सीधे-सीधे लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स मेंशन्ड इन। अब आर्टिकल पूछ रहा है कि किस आर्टिकल में एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दिया गया है, तो उसका आर्टिकल 2 हो जाएगा, आर्टिकल 2। व्हाट इज द रेंज ऑफ आर्टिकल्स पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पूछ रहा है कि पार्ट 1 ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भाग 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है संविधान का, वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल 1 से 4 तक का है, ध्यान रखेंगे। ये सारे आपको देखने में छोटे लग रहे होंगे, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो कहीं न कहीं हमको कन्फ्यूजन हो जाती है कि 1 से 5 तक था, 1 से 4 तक था, क्या है? तो करेक्ट इसका आंसर 1 से 4 हो जाएगा। द अथॉरिटी टू अल्टर बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स इन इंडिया रेस्ट्स विथ। पूछ रहा है कि किसके पास पावर है बाउंड्रीज, जो राज्य के बाउंड्रीज हैं उसको चेंज करने का? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट, संसद। संसद को ये पावर होता है कि वो स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज या अल्टर कर सकता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट। पूछ रहा है किस आर्टिकल के थ्रू जो है पार्लियामेंट को पावर है कि वो नया राज्य क्रिएट कर सकती है, नया राज्य बना सकती है? तो यह है आर्टिकल 3। विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 3 द पार्लियामेंट बाय लॉ में या कैन। तो पूछ रहा है कि आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट क्या-क्या कर सकती है? तो फॉर्म न्यू स्टेट्स, मतलब नया राज्य बना सकती है, अल्टर एरियाज ऑफ स्टेट, जो स्टेट हैं उनके जो एरिया को कम या ज़्यादा कर सकती है, अल्टर बाउंड्रीज ऑफ
और द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। तो बोला कि जो अभी का प्रेजेंट में स्टेट है उसकी बाउंड्री या उसका नेम चेंज कर सकती है। तो ये सारे काम जो है पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के तहत कर सकती है। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वाज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक्स बेसिस वाज। पूछ रहा है कि भाषा के आधार पे कौन सा राज्य जो है पहला मतलब क्रिएट किया गया था हमारे स्वतंत्र भारत में, तो वो होगा आंध्र प्रदेश का आंसर हो जाएगा। Under Article 3 of Indian Constitution, the Parliament may by law form a new state. No bill for the purpose shall be introduced in Parliament except on recommendation of। बोल रहा है कि आर्टिकल 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें पार्लियामेंट कानून के द्वारा क्या करता है, नया राज्य बना सकता है। तो पूछ रहा है कि ऐसा कोई भी बिल जो है बिना किसके अनुमति के पास नहीं किया जा सकता है। तो यह है प्रेसिडेंट, जो भी आर्टिकल 3 के तहत जब नए स्टेट बनाने के लिए पार्लियामेंट क्या बोलते हैं बिल पास कर उसको बिल पास करना होगा, तो पहले जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति लेगा। तो स्वीकृति लेने के बाद ही जो है बिल जो है पास कराया जा सकता है या बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। Which of the following in India is empowered to admit into the union or establish new state। तो पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किसके पास ये पावर है या एम्पावर किया गया है कि वो किसी राज्य को अपने में मिला सकता है या नया राज्य बना सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट, यानी कि संसद। संसद को ये पावर है कि वो नया जो है कोई राज्य को एडमिट कर सकता है अपने में, तथा और जो है नया राज्य बना सकता है। The power of parliament to form new states or alteration of areas and boundaries is drawn from। पूछ रहा है ये जो पावर है पार्लियामेंट की, संसद की जो पावर है कि नया स्टेट बनाना या फिर जो बाउंड्रीज हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्री या एरियाज हैं उसको कम अधिक करना, तो वो कहाँ मेंशन्ड है। तो ये पावर कहाँ से इसकी आती है संसद को। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन आर्टिकल 246। 246 जो अनुच्छेद है उसको छोड़ करके कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत से सारे प्रोविजन ऐसे हैं जहाँ से पावर मिलता है पार्लियामेंट को कि वो नया स्टेट बना सकता है या फिर उसके एरिया को कम अधिक कर सकता है, बाउंड्रीज को कम अधिक कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन आर्टिकल 246। अब हम देख भी लेंगे कि आर्टिकल 246 में लिखा क्या है। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो आर्टिकल 246 जो है वो बात करता है सब्जेक्ट मैटर्स के से रिलेटेड, जो कि जिसपे जो है पार्लियामेंट यानी कि संसद और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कानून बना सकता है। उन सब्जेक्ट्स मैटर की बात करती है। इसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं 7th शेड्यूल आ जाता है जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की बात होती है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, दो थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्किम वाज इंक्लूडेड इन यूनियन ऑफ इंडिया। तो पूछा सिक्किम को जो है किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है यूनियन ऑफ इंडिया में मिलाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 अमेंडमेंट, 36वां जो अमेंडमेंट था उसके तहत हमने सिक्किम को इंडिया में मिलाया था। इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा कि कौन कौन से स्टेट्स को किस किस अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड किया गया था। तो अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट जो है, पार्ट जो सेकंड है सिटीजनशिप से डील करता है, नागरिकता से। जो इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक के जो प्रोविजन है वो सिटीजनशिप यानी नागरिकता से डील करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 5 में सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आर्टिकल 6 में राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान दिया गया है। आर्टिकल 9 में पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन दिया है। आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स बाय लॉ दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं 5 to 11 तक। सिटीजनशिप या नागरिकता यानी कि भाग 2 से डील करते हैं। चलिए अब हम इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट रेंज ऑफ आर्टिकल्स डील्स विद द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप। तो नागरिकता से रिलेटेड जो प्रोविजन है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है ऐसा पूछ रहा है। तो इसमें आर्टिकल 5 से 11 हो जाएगा। आप बहुत ध्यान से याद करिएगा, नहीं तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे कि 5 से 12 था, 5 से 10 था, क्या था। तो एग्जैक्ट आर्टिकल जो है 5 से 11 है। अगला जो क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजंस रिगार्डिंग सिटीजनशिप इज मेंशन्ड। अब पूछ रहा है कौन से पार्ट में, कौन से भाग में जो है नागरिकता से रिलेटेड जो प्रोविजन है, सिटीजनशिप रिलेटेड प्रोविजन वो दिया गया है। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो पार्ट 2 यानी कि भाग 2 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। पूछ रहा है इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा जो है सिटीजनशिप को टर्मिनेट करना, मतलब सिटीजनशिप को कैंसिल करने से रिलेटेड प्रोविजन नहीं है। तो नहीं है पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा गोइंग टू अदर स्टेट फॉर 1 ईयर। मतलब बोल रहा है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में 1 साल के लिए चले जाएंगे तो फिर जो है सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। तो ऐसा कोई प्रोविजन जो है नहीं है। तो विच इसका और बाकी ये सारे प्रोविजन हैं जो कि एक्विजिशन है, डेप्रिवेशन है, रेनंशिएशन है, ये सारे जो है वो मेथड होते हैं सिटीजनशिप को टर्मिनेट करने के। द सिस्टम ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप विद इन द कंट्री एग्जिस्ट इन। पूछ रहा है कि जो सिस्टम है ड्यूअल सिटीजनशिप का कि दो
दो तरीके की नागरिकता आप ले सकते हैं, वो किस कंट्री में एग्जिस्ट करती है? तो उसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप चलता है, इसीलिए जब हम देखते हैं कि जो सुंदर पिचाई हैं या फिर सत्या नडेला हैं, वो उनको हम जो है इंडियन अमेरिकन बोलते हैं। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वी बोरोड द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। क्योंकि हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलता है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमने ये सिंगल सिटीजनशिप वाला सिस्टम है वो कहाँ से लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक कंडीशन नहीं है सिटीजन ऑफ इंडिया होने के लिए? तो बर्थ है, नेचुरलाइजेशन है, डिसेंट है, एक्वायरिंग प्रॉपर्टी नहीं है। आपको भारत का नागरिक होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है प्रॉपर्टी को एक्वायर करें, कि आपके पास प्रॉपर्टी होगी तभी आप नागरिकता ले सकते हैं भारत की, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। बाकी आप बर्थ, नेचुरलाइजेशन और डिसेंट से ले सकते हैं, ऐसा हमारे सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का, वहाँ पे प्रोविजन दिया गया है। पूछ रहा है कि डिटेल्स ऑन हाउ सिटीजनशिप में बी एक्वायर्ड एंड टर्मिनेटेड आर इन्यूमरेटेड इन। पूछ रहा है कि सिटीजनशिप एक्वायर कैसे करेंगे और सिटीजनशिप अगर छोड़ना है तो वो टर्मिनेट कैसे किया जाएगा, ये सारे प्रोविजन कहाँ दिए गए हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इन सारे ऑप्शन को आप पढ़ लेंगे। फिलहाल आंसर है सिटीजनशिप एक्ट 1955। जो सिटीजनशिप को लेने और त्यागने का तरीका है वो सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का, उसमें दिया गया है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में। ध्यान दीजिएगा इसको। क्वेश्चन 23वां है, हु इज कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस एज फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। तो पूछ रहा है कि कौन कॉम्पिटेंट है, किसके पास पावर है कि वो प्रिस्क्राइब करेगा कंडीशन कि कौन कौन जो है सिटीजनशिप ले सकता है। तो सिटीजनशिप कौन ले सकता है, ऐसे इसके बारे में जो प्रावधान होगा वो कौन बना सकता है, किसके पास ऐसा पावर है? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट, यानी कि संसद के पास पावर होता है कि वो जो है कंडीशंस बना सकता है कि इंडियन सिटीजनशिप कौन ले सकता है। जैसे कि आपको अभी पता होगा कि अभी कुछ टाइम पहले ही, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब आया था, यानी कि 2019 में, तो पार्लियामेंट यानी कि संसद, हमारे दोनों सदन जो है, और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर जो है जब किसी कानून को पास करते हैं तो एक्ट हो जाता है। तो पार्लियामेंट जो है पावर होगी। आप इस तरीके से जब करंट को थोड़ा याद भी रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। जो क्वेश्चन 24वां है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान इज मेंशन्ड इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल बेस्ड जो है क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान देंगे। अब मैंने जो अभी लेक्चर लिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मैराथन पे, आपको मैंने ये आर्टिकल वहाँ पे बहुत फोकस करके बताया था, इसीलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस मैराथन वाले लेक्चर को जरूर देखें तथा अपना जो ज्ञान है वो बढ़ाते रहें। उसको कम से कम आप 3 से 4 बार देखेंगे, आप बहुत ही अच्छे हो जाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, स्पेशली आर्टिकल्स में, और कौन कौन सा प्रोविजन है ये आपके टिप्स पे हो जाएगा, उसको आप जरूर देखें। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में दिया गया है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप, जो कि वो सारे पर्सन के बारे में जो कि पाकिस्तान से इंडिया आए हुए हैं, तो ये आर्टिकल 6 में मेंशन है। आर्टिकल जो क्वेश्चन 25वां है वो आर्टिकल 6 से रिलेटेड ही है। वो बोला है आर्टिकल 6 इंश्राइन्स द प्रोविजन कन्फरिंग राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज इनकरेक्ट। पूछ रहा है गलत क्या है, तो इसमें पहले हम देख लेते हैं सही क्या क्या है। तो सही ये तीनों है, ABC तीनों सही है, डी गलत है। तो ए क्या है, सच पर्सन हैज गॉट मैरिड इन इंडिया, जिसकी शादी हो गई थी तो वो फिर यहाँ पे आए तो उनको सिटीजनशिप मिल गया था। सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर 19 जुलाई 1948, तो ये भी सही ऑप्शन है। Such person has so migrated or on after the 19th July 1948 he has been registered as, अगर वो भी रजिस्टर्ड हो गए थे तो उनको भी सिटीजनशिप मिल गया था। जो गलत वाला ऑप्शन है वो ये है कि he or either of his parents, या तो वो या तो उसके पेरेंट्स या any of his ग्रैंड पेरेंट्स या उसके परदादा लोग हैं जो है was born in India as defined in the Government of India Act 1935। तो ऐसा कोई ये प्रोविजन जो है इनकरेक्ट प्रोविजन है, जो कि आर्टिकल 6 से ताल्लुक नहीं रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्वायरिंग ऑफ सिटीजनशिप इज करेक्ट। पूछ रहा है कौन सा प्रोविजन जो है सिटीजनशिप को एक्वायर करने से रिगार्डिंग जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा इफ बॉर्न इन इंडिया ओनली दैट पर्सन कैन एक्वायर सिटीजनशिप एट लीस्ट वन ऑफ हुज पेरेंट इज एन इंडिया। अगर उनके जो है पेरेंट्स जो हैं इंडियन रहे हैं तो वो जो है एक्वायर कर सकता है सिटीजनशिप, अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है और उसके पेरेंट्स में से कोई ना कोई सिटीजनशिप जो है इंडिया का इनके पास है, या फिर जिसके पेरेंट्स इंडियन हैं, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो या फिर दोनों हो, और वो बच्चा अगर इंडिया में पैदा हुआ है तो उसको ऑटोमेटिक जो है सिटीजनशिप इंडिया की मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डिस्क्राइब अबाउट द persons voluntarily acquiring citizenship of foreign state not to be citizen। तो पूछ रहा है कि कौन से आर्टिकल में ये प्रोविजन दिया गया है कि अगर आप दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं तो इंडिया का जो सिटीजनशिप होगा आपका वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आर्टिकल 9 में दिया गया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, टू एक्वायर सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन ए पर्सन मस्ट हैव बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर
ब्लैंक स्पेस है इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। तो पूछ रहा है कितने टाइम अगर आप एक्वायर करते हैं सिटीजनशिप नागरिकता अगर आप लेते हैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से, तो कम से कम जो है कितना जो है एप्लीकेशन से पहले जब आपने एप्लीकेशन किया उसके पहले कितने टाइम आपका मिनिमम जो है रेसिडेंट मतलब आपको रहा होना चाहिए भारत में, तो वो है 5 साल। इसका आंसर जो है 5 साल है। आप ध्यान देंगे कि रजिस्ट्रेशन के केस में 5 साल होता है, लेकिन जब नेचुरलाइजेशन के तहत आप रहते हैं तो वहाँ पे 11 साल का क्राइटेरिया है। A person can become a citizen of India even if born outside India if he his या हर पूछ रहा है कि ये पर्सन जो कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है इवन वो अगर आउटसाइड में पैदा हुआ है, तो क्या इसका लिए सही क्या आंसर हो जाएगा। तो फादर और मदर इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पर्सन बर्थ। अगर पर्सन के बर्थ के टाइम पे उसके माता या पिता में से कोई भी या फिर दोनों हो तो अच्छी बात ही है, या फिर कोई भी अगर सिटीजनशिप किस जो है सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो बच्चा जो है भले ही वो बाहर पैदा होता है तो भी उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है 30। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए पर्सन हु वाज born on 26 January 1951 in Rangoon, whose father was a citizen of India by birth at the time of his birth is deemed to be an Indian citizen by descent। तो क्या वो डिसेंट जब वो पैदा होगा वो बच्चा, तो क्या वो एज ए इंडियन सिटीजन माना जाएगा डिसेंट के केस में? तो ये बात सही है। Person who was born on 1st July 1988 in Itanagar, whose mother is a citizen of India at the time of his birth, but the father was not, is deemed to be a citizen of India by birth। आपने दोनों केस में देखा होगा कि उसमें मतलब उसका जो है पिता जो है वो सिटीजन है इंडिया का, और उसके जो क्या बोलते हैं, और टाइम बर्थ के टाइम पे बच्चे के, तो बर्थ के टाइम पे अगर बच्चे के जैसा हमने देखा कि माता या पिता दोनों में से कोई भी अगर इंडियन सिटीजन रहा है तो ऑटोमेटिकली बच्चे को जो है इंडियन सिटीजनशिप मिलती है। तो ये दोनों ऑप्शन ही सही हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप एमसीक्यू सीरीज़ के सारे वीडियोज़ को देखिए जिससे कि आपको जो है एमसीक्यू बहुत अच्छे से तैयार हो सके तथा आप अपने डिफरेंट एग्ज़ाम्स में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकें। तथा आप से अनुरोध रहेगा कि लेक्चर सीरीज़ में जाकर के लेक्चर्स को भी देखें। अभी हमने स्टैट्यूटरी बॉडी स्टार्ट किया है और हम इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को भी देखेंगे, तथा आप मैराथन वीडियो को ज़रूर से देखें। आपसे अनुरोध रहेगा क्योंकि आपको उसमें बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। सो थैंक यू so much. Please like and share the videos and subscribe my channel Polity Budo।